राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफल मिशन के बाद दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा पर हुए हमले के एक दिन बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से बातचीत करती नजर आई, जिन्होंने उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछा। कृष्णा नदी बेसिन के आसपास लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। संसद के मानसून सत्र 2025 का अंतिम दिन होने के कारण लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन किया और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। राज्यसभा ने संविधान विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 को एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति व्यक्त की। राजधानी में अवैध बोरेवेल के जरिए भूजल दोहन को रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कड़ा रुख अपनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में लावारिस कुत्तों के लिए बनाए जाने वाले शेल्टर होम न सिर्फ उन्हें सुरक्षित ठिकाना देंगे, बल्कि उनकी औसत आयु भी बढ़ा देंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। गुरुवार को दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर उड़ाने की धमकी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद हुई है, जो सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 1952 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा का जन्म 30 अप्रैल 1967 को हुआ था और वे वर्तमान में 58 वर्ष के हैं। वे एजीएम यूटी कैडर के अधिकारी हैं और फिलहाल दिल्ली की जेल महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। गोलचा को एक नो नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, जो अपनी निष्पक्षता और सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने 3 दशक के करियर में दिल्ली पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की है, जिसमें डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर के पद शामिल हैं। उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कानून व्यवस्था के स्पेशल कमिश्नर के रूप में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी, जब उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि धर्म और जाति की परवाह किए बिना सभी दंगाइयों को गिरफ्तार करें। गोलचा ने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने 15,289 से अधिक कर्मचारियों की फोर्स का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान फरवरी 2023 में उन्हें भारत सरकार में एजीडी रैंक पर पैनल किया गया था। मई 2024 से तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत गोलचा ने जेल सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए नरेला में एक नई जेल के लिए 145.58 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1248 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने अच्छे आचरण के आधार पर 1497 कैदियों को विशेष छूट प्रदान की है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2008 में पुलिस पदक शामिल हैं। उन्होंने सीबीआई में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से श्री सतीश गोलचा आईपीएस एजीएम यूटी 1992, जो वर्तमान में जेल महानिदेशक दिल्ली पद पर तैनात हैं, को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से और आगे के आदेश तक नियुक्त किया जाता है। गोलचा एसबीके सिंह की जगह लेंगे, जो होमगार्ड के महानिदेशक हैं और जिन्होंने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस के कार्यवाहक कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। एसबीके सिंह ने केवल 21 दिन तक इस पद पर कार्य किया है। यह नियुक्ति उस समय हुई है जब दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के साथ हुई सुरक्षा चूक के कारण
जांच के दायरे में है। बुधवार को सिविल लाइंस में अपनी कैंप ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया ने हमला किया था। हमलावर ने शिकायतकर्ता का रूप धारण कर मुख्यमंत्री से मिला और अचानक उन पर हमला कर दिया। इस घटना की तुरंत बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दिल्ली पुलिस से मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया और उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में गंभीर सुरक्षा चूक का पता चला है और घटना के समय दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की निष्क्रियता भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में गोलचा के सामने कई तत्काल चुनौतियां हैं, जिसमें सीएम हमले से उजागर हुई सुरक्षा खामियों को दूर करना, वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना और 80,000 से अधिक कर्मचारियों की फोर्स का प्रबंधन करना शामिल है। दिल्ली में बढ़ते संगठित अपराध, खासकर अपराधी, ठग, माफिया, गठजोड़, जिसमें आम जनता के साथ साथ सरकार को हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, उसे तोड़ पाने में यदि वह सक्षम रहे तो इतिहास के पन्नों में दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ पुलिस आयुक्त में एक वह दर्ज हो सकते हैं। उनकी व्यापक अनुभव और संकट प्रबंधन में दक्षता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे दिल्ली पुलिस में जनता का भरोसा बहाल करने में सफल होंगे। गोलचा का कार्यकाल 21 अगस्त 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2027 में उनकी सेवानिवृत्ति तक चलने की उम्मीद है, जो दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने और दिल्ली पुलिस की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक स्थिर नेतृत्व अवधि प्रदान करेगा। इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के संजय राउत समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। खास बात यह है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दक्षिण भारत से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिससे यह चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ने अपने बयान में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने की भी अपील की है। जनपद एटा में श्री सीमेंट के नए प्लांट का भव्य उद्घाटन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आज एटा को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति, साफ नियत और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री सीमेंट प्लांट का यह निवेश एटा के औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को बधाई दी। श्री सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित श्री सीमेंट के चेयरमैन श्री हरिमोहन बांगुर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज अखौरी जी, आज के इस कार्यक्रम में श्री सीमेंट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, एटा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, एटा को आज उत्तर प्रदेश शासन की डबल इंजन की सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत श्री सीमेंट के रूप में एक नई उपलब्धि आज हासिल हो रही है। इस नए निवेश को जमीनी धरातल पर उतरने और इसके शुभारंभ के अवसर पर संपूर्ण एटावासियों को, बांगर परिवार को, श्री सीमेंट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है।
याद करिए आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी, लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है, एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के मां के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। एक बार फिर से श्री सीमेंट परिवार को, एटा को इस उद्यम के लिए चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मजबूती के साथ इसको यहां पर अपने निवेश को लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एटा वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को इस निवेश की बधाई देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने 2014 से पहले की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया टैरिफ और प्राइसिंग की चुनौती से जूझ रही है, सप्लाई चेन पर दबाव कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, ऐसे समय में भारत की रेटिंग अपग्रेड होकर BBB माइनस से BBB फ्लैट और आउटलुक वेरी पॉजिटिव होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत है बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वैसे तो मालूम है कि आज जिस तरह के देश के हालात है और कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं कि देश के अर्थव्यवस्था जिस तरह से उन्होंने चरमरा दिया था 2014 तक, उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को जो तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने का काम करें। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाई है पिछले 2014 से, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था न तो सिर्फ बहुत मजबूत हुई है बल्कि तेजी से दौड़ रही है। और पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जबकि कंट्रैक्शन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट से या ऐसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था देखती हैं उनसे पॉजिटिव सिग्नल्स ही इंडिया के बारे में आ रहा है। जब लोग कहते हैं इंडिया इज द शाइनिंग स्टार तो कांग्रेस को दर्द होता है। समझ सकते हैं कांग्रेस को कि इसलिए दर्द हो सकता है कि 2004 में जब हमने उनको इकोनॉमी जब सौंपी थी तो उस वक्त बहुत ही अच्छी हालत में इकोनॉमी थी और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस वक्त देखते हैं तो लगता है कि जब वापस हमें मिला 2014 में, वापस जब उन्होंने 10 साल बाद इकोनॉमी वही इकोनॉमी जो हमें सौंपी तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो बहुत अच्छे लगते थे वो सारे टेरेबल शेप में थे और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गंभीर हालत में थी। या तो आप कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस थी या फिर सिर्फ 2-3 चीज़ें के लिए देश की अर्थव्यवस्था को जाना चाहता था या देश को जाना जाता था कि यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस है और
जो देश की ग्रोथ रेट जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन 2014 के बाद चाहे वो एनपीए हो, चाहे कोई भी ऐसी समस्याएं हो, सबको समाधान निकालते हुए जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, तो आज मैं आपके सामने जब कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो उसका संकेत दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और रेटिंग एजेंसी से भी आती है। आज मैं देखता हूं कि रेटिंग एजेंसी ने पूरे दुनिया में किन देशों को रेटिंग अपग्रेड किया है, तो आपको गिनती में भी नहीं आएंगे कि रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है। 18 साल बाद जब टैरिफ के बारे में दुनिया से जूझ रही है, टैरिफ के इश्यूज से लेके या फिर प्राइसिंग के इश्यूज से, जो सप्लाई चेन का प्राइसिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उससे जूझ रही है, ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी और देश के बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रही है। वैसे में भारत का रेटिंग अपग्रेड BBB, S&P ने किया BBB माइनस से BBB फ्लैट, और आउटलुक भी है वेरी पॉजिटिव। उससे क्या संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है और सही डायरेक्शन में है। और इससे क्या होगा, जब रेटिंग अपग्रेड होता है तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया से आता है। दुनिया के हर लोग कहते हैं कि आज भारत की जो पॉलिसी, जो इनिशिएटिव है सरकार की, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया सरकार ने, जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से ही आज जो है ये ग्रोथ में कंटिन्यूटी रहेगी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। जो सरकार के बारे में जो, उसके लिए मैं भारत को, जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी सरकार दी जो बार बार कंटिन्यूटी है सरकार के। प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। इससे भी दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं को और ग्लोबल निवेशक को, सबको ये कंफर्ट आया कि भारत में कंटिन्यूटी भी है, उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्राइसिंग पॉइंट पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज जो है रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड होने से भारत को मिलेगा। एक्सटर्नल डेट, खास के जो है एक्सटर्नल डेट है, वो उससे काफ़ी, उसमें थोड़ा गिरावट आएगी जो इंटरेस्ट रेट दर में, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। जैसे ग्रोथ के बारे में मैं कह रहा था, जो खासकर जब अपग्रेड होता है, रेटिंग अपग्रेड, तो देखते हैं कि ग्रोथ के बारे में क्या व्यू है रेटिंग एजेंसीज का। तो पिछले 3 साल से हम जो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट है हमारा 8% है। जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, लार्ज इकोनॉमी, उसके श्रेणी में डालता है। फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी जो है उसके ग्रोइंग इकोनॉमी में, उसके श्रेणी में नंबर 1 पे रखता है। इसलिए कि पिछले 3 साल में 8%, कोई फास्टेस्ट जो है लार्ज इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई है, इसलिए उस श्रेणी में सिर्फ 3 साल में अगर का एवरेज निकाले। लेकिन अगर करंट ईयर का देखें तो 6.5% है। आरबीआई ने जो है जो संकेत दिए हैं वो 6.5% का दिया है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि आईएमएफ के जो आउटलुक है वो टैरिफ के बाद भी, सारे जो अनसर्टेनिटीज के बाद भी 6.2% जो था उसको रिवाइज करके 6.4% रिसेंटली किया है, और साथ साथ जो है रेटिंग अपग्रेड भी आया। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही हाथ में है और मजबूत हाथों में और तेजी से दौड़ रही है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हिसार में उद्यमिता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने स्टार्टअप स्टॉल्स का अवलोकन किया और स्थानीय कला, संस्कृति व स्वदेशी उत्पादों की झलक देखी। मेले में जनता का उत्साह और भागीदारी सराहनीय रही। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया गया है, जो न सिर्फ कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा। आप सबका आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस हिसार के प्रांगण में विश्व उद्यमिता दिवस
मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में मैं आप सभी ऊर्जावान युवाओं का और युवाओं के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी का भी अनुभव हो रहा है। ये जान करके भी अति प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों, ITI के लगभग यहां पर 2000 विद्यार्थियों तथा हमारे हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 सफल उद्यमी यहां भाग ले रहे हैं। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, यह एक विचार महोत्सव है, एक ज्ञान का ये यज्ञ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो नए विचारों को पंख देता है, साहसिक प्रयासों का सम्मान देता है और नवाचार को ये प्रेरित करता है। यह मंच युवा प्रतिभाओं और अनुभवी उद्यमियों का ये संगम है। आज यहां अनुभव का ज्ञान और आप सब युवाओं का जो जोश मिलकर के एक नई गाथा लिखने को ये तैयार है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, आज जब हम विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ये दिवस मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उद्यमिता के गहरे अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज जब मैं यहां पर आया हूं विश्व उद्यमिता दिवस के ऊपर, मैं कुछ बातें भी आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हरियाणा के सभी युवा को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सभी स्कूल कॉलेजों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। इसकी भी घोषणा करता हूं। जो आइडिया स्टार्टअप का स्वरूप लेंगे, जो आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और जो आइडिया आपका किसी का भी युवा साथी का वो स्टार्टअप का स्वरूप लेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस का पूरा सहयोग देने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरा, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हम हर जिले में पीपी मोड के तहत उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करेंगे। युवाओं को कौशल क्षमताओं को पहचानने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिवर्ष खुली कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका भी हम घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण स्थित भराड़ी सैंड में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत से ही विपक्ष सत्र चलाने के विचार में नहीं था और उनकी वजह से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। मैं आप सबका भराड़ी सैंड के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे। हमारे अधिकारी कर्मचारी सत्र आहूत करना यहाँ पर
इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आउट करना चाहते थे। लेकिन उस समय विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसेन के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया और मैंने हवाई जहाज से हवाई सेवा में भी हवाई सर्वेक्षण भी किया, सभी का, पूरा जनपद का। मेरे साथ वहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री श्री धन सिंह जी भी थे। और बड़ी लोगों की परेशानी है, राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।